नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 5 राज्यों का चुनावी घमासान शुरू है और सुर्खियों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्या तस्वीर बनती इस वक्त दिखाई पड़ रही है? थोड़े ही समय में पहले फेज की वोटिंग होगी कुछ राज्यों में। कैसी स्थिति इस वक्त है? बंगाल का घमासान क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से नजर आएगा? एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से बंगाल में उठ रहा है, क्या दूसरे राज्यों में दिखेगा? इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत रामकृपाल सर से ही करते हैं। सर, बंगाल की इस वक्त की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? और ममता का ये जो एसआईआर का मुद्दा इस तरीके से जमखम से वो उठा रही हैं, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ बेसिक फ़र्क आप समझ लीजिए। जैसे ऊसर ज़मीन है, उसी के बगल में फर्टाइल ज़मीन है। उपजाऊ जमीन। ऊसर ज़मीन में आप गेहूं नहीं बो सकते, फर्टाइल ज़मीन में आप बोएंगे तो हो जाएगा, भले ही सिंचाई कम हो। बंगाल की पृष्ठभूमि देखिए क्या है। बंगाल में जब कांग्रेस थी उस दौर में वहाँ से बंगाल को ऐसे पुनर्जागरण का द्वार कहा जाता है, मतलब एज ऑफ रेनेसां बंगाल से शुरू हुआ। वहाँ सबसे पहले वामपंथी विचारधारा, और वामपंथी विचारधारा के का जो मूल सूत्र था माओवादी से, कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने, जो लोग ये कहते थे सत्ता बंदूक की नली से निकलती थी, उनको ही सत्ता की बंदूक की नली से मार दिया। तो कम्युनिस्टों की एक विचारधारा थी कि जो वर्तमान सिस्टम है इसको हमें मानना ही नहीं है। बेसिकली कम्युनिस्ट जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो इस शर्त पर उनका ये कहना था कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते, इस बुर्जुआजी को, लेकिन चूंकि आज की तारीख में हमको संगठन बढ़ाना है इसलिए हम शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक हमेशा एक जिसको कहते हैं ना एज ऑफ रेनेसां, एक वहाँ पे वामपंथ की, जैसे बाकी राज्यों में भी है, वामपंथी होते हैं लेकिन एक बड़े मुट्ठी भर, यानी 90% बाकी जनता है, 10% इस तरह की विचारधारा के लोग जो कट्टरपंथी होते हैं। बंगाल में इसका उल्टा रहा। 90% को बचपन से जो पैदा हुआ सिखाया गया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और आज की सत्ता जो है वह अत्याचारियों की सत्ता है, बहुसंख्यक की नहीं है। तो वो ऐसे माहौल में क्या होता है कि जब एक सत्ता बदली तो वोटर तो वही था, वो दूसरी तरफ चला गया, और मजबूरन सत्ता को यह लगा कि भाई ये तो कल तक तो ये कांग्रेस को वोट दे रहे थे, आज मुझे वोट दे रहे हैं सीपीएम को, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यानी एक तरफ विचारधारा का चलता कि विचारधारा के रूप में भी आप ये मानते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये व्यवस्था और संविधान करप्शन है। तो जब इस तरह का एक राज्य में, बंगाल और केरल, इसके दो उदाहरण दोनों जगह, अभी जयदीप जी ने कहा, आप केरल में भी देख लीजिए। वहाँ पे क्या है, एक आदमी आज भी केरल में अगर मकान बनवाना चाहे तो गांव में घुसने के पहले वहाँ सीपीएम का बंदा बैठा होगा, और बाकायदा हर चीज़ पर आपको पैसे देने हैं, किस दुकान से ईंट खरीदना है, किस दुकान से क्या खरीदना है, मुझे बताएगा। तो एक तरह से जिसको धूमिल ने लिखा था 70s में कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है, यह संयुक्त परिवार केरल से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, वो सिस्टम यूपी में भी था, कैसे बदल गया? आज भी पुलिस वही है, जो अखिलेश की पुलिस थी, जो मायावती की पुलिस थी, पुलिस वही है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सत्ता तय कर ले कि नहीं मुझे इसको सिस्टम को तोड़ना है, टूट सकता है वो, बंगाल में भी और बिहार। वही सर भी कह रहे थे कि वो तो ऊपर से ही उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। पूर्णिमा मैम, थोड़ा दूसरे राज्यों की भी चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजते दिखाई पड़े, फायर ब्रांड नेता बीजेपी के और हिंदुत्व का चेहरा। तो जहाँ भी चुनाव होता है योगी जी पहुँचते हैं, वो बात वही हिंदुत्व वाली ही करते हैं। क्या तमिलनाडु में इस बार बीजेपी अपने आप को मतलब और मजबूती से प्रोजेक्ट करना चाहती है? क्योंकि डीएमके की तरफ से तो कहा गया कि जितनी बार मोदी जी आएंगे प्रचार करेंगे हम तो 200+ सीटें लेंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी प्रचार तो हर जगह कर रही है, और तमिलनाडु में, केरल में उनकी बहुत पुरानी एक आकांक्षा है कि कुछ सीटें वहाँ इनके पास आ जाए। तो
प्रचार करने योगी जी पहुंचे हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, योगी जी जब पहुंचते हैं तो एक बात समझ में आ जाती है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को अपनी स्थिति कमज़ोर दिख रही है, वहाँ वो फिर योगी जी को लॉन्च कर देती है और वो घुसपैठिया और वो बुलडोज़र और नमाज रोड पे नहीं और ये सब तरह की बातें होने लगती हैं। मतलब एक पोलराइजेशन की राजनीति फिर वहाँ पे शुरू हो जाती है, बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी अभी असम भी होके आए हैं योगी जी, असम में भी उन्होंने वही बातें की हैं। तो एक पोलराइजेशन की वापसी जो कर रही है बीजेपी, तो उससे लग रहा है कि तमिलनाडु को लेकर के बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। एक आध दो सीटों पे वो शायद हो सकता है आश्वस्त हो, लेकिन जो ये पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम वाला जो एक एंगल बीजेपी दे देती है चुनाव में फाइनल स्टेजेस आते आते, वो उसको फ़ायदा कर जाता है, ये हमने देखा है। तो अब ये देखना है कि तमिलनाडु में या केरल में फॉर दैट मैटर या असम में वो कितना काम कर जाएगा, क्योंकि असम में भी योगी जी ने वही सारी बातें कही हैं। अब असम में तो वो घुसपैठिया का मामला जब चुनाव आते हैं तब उठ जाता है, वहाँ पे कितने घुसपैठिया आइडेंटिफाई हुए और कितने निकाले गए ये एक मजाक का आंकड़ा बन के रह गया है। हर किसी को पता है कि लाखों में आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ हजार ही को निकाला गया है। तो एक ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि बीजेपी बना देती है और वो उसको लगता है कि पॉलिटिकली उसको फ़ायदा होगा। कितना होगा अब हमें तमिलनाडु में, केरल में, हर जगह देखना होगा। केरल में भी बीजेपी बहुत इस बार जोर लगा रही है। उसको लग रहा है कि त्रिवेंद्रम की सीट चूंकि उन्होंने जीती थी, तो जो मेयर लोकल बॉडी में जो जीती, अच्छा प्रदर्शन, हाँ, तो उसको लग रहा है कि शायद वो आगे चल के थोड़ा उसको इस मतलब लार्जर स्केल पे फ़ायदा पहुंचेगा उससे। अब देखना है कि क्या होगा, टिप्पणी उस पर हम नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन हाँ, इलेक्शन इंटरेस्टिंग तो है तमिलनाडु का भी। तमिलनाडु में एक और वजह से इंटरेस्टिंग है कि इस बार एक नई पार्टी का वहाँ पे जो विजय जो एक्टर थे उनकी पार्टी फ्रेम में है। तो अदरवाइज वहाँ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही मेन मुकाबला रहता है, पर विजय की पार्टी के आने से टीवीके उसका नाम है, क्या उसका असर रहता है, क्योंकि भीड़ तो वो भी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से लोग लेते हैं ये भी बहुत अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ले दे के यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। योगी जी उतरे, इसका मतलब बीजेपी डर गई है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना? चिंता है वहाँ, चिंता तो है। राकेश सर, असम की थोड़ा बात करना चाहूँगी आपसे। असम की स्थिति इस वक्त जो दिखाई पड़ रही है, कई सारे लोगों का ये था कि हेमंत आप फिर से जो है उसी मजबूती के साथ नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष के तौर पर वहाँ कोई ऐसा मजबूत नहीं दिखता। प्रियंका गांधी की जो थोड़ी सी एक्टिवनेस वहाँ पर हुई है, जो टिकट दिए गए, कल लिस्ट भी आई, उसमें भी उनके बहुत सारे जो उनके लोगों के नाम थे ऐसा कहा गया। उन्होंने फिर लेकिन अपने भाई वाला मुद्दा असम में उठाया, नरेंद्र सरेंडर हैं और मोदी जी उनके गुलाम हैं और सीएम जो है उनके गुलाम हैं, मतलब ट्रंप के गुलाम मोदी जी को कह रही हैं और सीएम को कह रही हैं। प्रियंका गांधी का वहाँ इन्वॉल्वमेंट और इस तरीके से उनकी बातें कहना, ये नरेंद्र सरेंडर वाला मुद्दा असम में उठाना, क्या लग रहा है ये सब कुछ इफेक्टिव होगा? बीजेपी को थोड़ा डेंट मिलेगा, नुकसान मिलेगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि असम के चुनाव में ट्रंप कहाँ से आएंगे। तो प्रियंका जी बताएंगे सर। अब ये प्रियंका जी और राहुल जी का जो इशू होता है, वो इशू असम में क्या है? असम में तो आप लोकल का मुद्दा उठाइए ना। असम में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, देखिए 2 राज्यों के चुनाव 2 देशों पे लड़े जा रहे। असम का चुनाव पाकिस्तान पे लड़ा जा रहा और पश्चिम बंगाल का चुनाव बांग्लादेश पे लड़ा जा रहा। और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दोनों नहीं दे पा रहे। कांग्रेस इधर पाकिस्तान वाले मुद्दे पे नहीं दे पा रही, गौरव गोगोई इस तरीके से घिर गए हैं कि उनकी तरफ से लाख कहा जाए, लेकिन एक मानसिकता, एक धारणा तो बन चुकी है कि इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। तो सबसे मूल प्रश्न यह है कि कांग्रेस को उस धारणा को ख़त्म करके वोटरों के मन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी, असम की जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। असम की जो भी जनता या जो भी मतदाता समर्थक कांग्रेस के हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाने की आपकी पॉलिसी क्या है, और यदि आप सरकार में आएंगे तो हमें बचाने की आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन आप डोमेस्टिक के जगह पे इंटरनेशनल मुद्दा लेके उतर रहे। तो मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह से
फूकी हुई कारतूस साबित हो प्रियंका जी, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई थी। उत्तर प्रदेश में जब वो महासचिव थी तो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें एक सीट पे जमानत बची थी और एक सीट जीती थी, वो भी प्रमोद तिवारी के अपने प्रभाव के कारण, ना कि कांग्रेस के प्रभाव के कारण। तो जिस तरीके से वो कमेटी की चेयरमैन बनी है असम में उन्होंने कैंडिडेट उतारे कैंडिडेट्स हैं, तय और किए। जिस तरीके के मुद्दे लेके वहाँ पे प्रियंका वाड्रा गांधी उतर रही हैं, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, बल्कि वो कुल्हाड़ी पर पैर पटकने का काम कर रही। अजय सर, बंगाल और केरल जिनकी की हिंसा की बात हमने पहले दौर में की भी, केरल इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं केरल का चुनाव? क्योंकि केरल में भी हिंसा जो है हमेशा से होती रही है, वो वाम का जो प्रभाव रहा है वो प्रशासनिक स्तर पर भी खूब दिखाई पड़ता है। केरल का चुनाव इस बार आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, केरल में जो हिंसा होती है वो आरएसएस वर्सेस सीपीएम होती है। कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती कभी भी। कांग्रेस ना हिंसा करने वालों में है, ना हिंसा झेलने वालों में है। यानी सीपीएम का अटैक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ आरएसएस एंटर कर रही है, कर चुकी है काफ़ी हद तक। बीजेपी एंटर नहीं कर पाई, अब बीजेपी एंट्री कर रही है। इसलिए लंबे समय से वहाँ सीपीएम को आशंका ये रही है कि आरएसएस के माध्यम से बीजेपी वहाँ एंटर करेगी, इसलिए आरएसएस जो है उसके हमलों का शिकार होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ये रही है कि आरएसएस का प्रभाव होने के बावजूद वह अपना काडर खड़ा नहीं कर पाई, और खड़ा नहीं कर पाई लंबे समय से, तो उसको वहाँ पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हुआ। अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि जब पोप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और क्रिश्चियंस कांग्रेस से टूटकर इधर आने लगे और हिंदुत्व का प्रभाव भी केरल में जाने लगा, तो हिंदू सीपीएम से टूट करके इधर आने लगे, तो एक मध्य पार्टी के रूप में उभर रही है, जहाँ से सीपीएम कम्युनिस्टों के साथ से हिंदू टूट कर आ रहा है और कांग्रेस के साथ से ईसाई टूट कर आ रहा है। तो उसका हमने तिरुवनंतपुरम में देखा और भी बाकी सब जगह पर देखा। वहाँ से लोकसभा का सांसद भी जीत कर आया, विधानसभा में भी एंट्री हुई, और अब मुझे लगता है कि भाजपा का टारगेट जो है दहाई तक पहुंचना है। सत्ता तो उनके हाथ में आएगी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के उभरने से कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, सीपीएम तीसरी बार आ सकती है। ऐसी स्थिति वहां पर केरला में बन रही है और भाजपा पहली बार शायद 140 सीटों पर सभी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और हो सकता है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ये है कि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। विनोद सर, तमिलनाडु और असम बीजेपी के लिए कितनी चुनौती, कितनी सरलता, और असम में वो जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है या प्रियंका गांधी उठा रही हैं, वो मुद्दे क्या उतना प्रभावशाली तरीके से वो रख पाएंगी लोगों के बीच में कि वो जो भीड़ उनके साथ आ रही है वो वोट में तब्दील हो? देखिए, भीड़ वोट में तब्दील हो ऐसा कभी होता हमेशा नहीं होता है। मतलब दोनों भीड़ सिर्फ इस बात का पैमाना होता है, मान लीजिए नेता चाहे भीड़ ही ना आए तो पहले ही दुकान बिगड़ जाती है। तो भीड़ जब आ जाती है तो थोड़ा आगे का रास्ता खुलता है कि चलो भीड़ आई है अब आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ से वोट की गारंटी हो ऐसा नहीं होता। भीड़ अटल जी के जमाने में कितनी पब्लिक में हाँ नहीं, गुजरात में सोनिया जी की मीटिंगों में और राहुल गांधी जब शुरू में उस समय जब केंद्र में सरकार थी बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती थी। तो भीड़ उसका पैमाना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण जैसे दिया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियाँ बड़ी सफल हुई थी, लड़की वो लड़ सकती वाली, महिलाएं खूब पहुंचती थी। लेकिन सीट और वोट में 2.5% वोट और 2 सीटें कुल मिलाकर के, वो 2 सीटें भी कैसे जीती गई वो अलग है। तो भीड़, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे तो स्थानीय ही ज़्यादा काम करेंगे। ट्रंप वाला मुद्दा देखिए, राहुल गांधी का तो वो रहता है कि वो तो केरल में चुनाव हो या जम्मू कश्मीर में हो या आसाम में हो या गुजरात में हो, कुछ मुद्दे उनके शाश्वत हैं। वो तो जाति जनगणना हो गया, 90-10 वाला हो गया या ट्रंप हो गया, वो तो उनके रहेंगे। प्रियंका जी कुछ ऐसा नहीं है कि खाली यही उठा रही हैं। प्रियंका जी चाय बागानों के मजदूरों का मुद्दा भी उठा रही हैं। कुछ चूँकि लगातार वो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तो उनका एक दखल भी रहा है टिकट बंटवारे से लेकर के और चुनाव अभियान में। मतलब पूरा दारोमदार जो है ये कांग्रेस के चुनाव अभियान का वो प्रियंका गांधी पर ही है। राहुल गांधी तो खाली कैंपेन के लिए गए हैं, बाकी वो केरल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अब प्रियंका जी चूँकि यूपी में जिस तरह से विफल हुई हैं उसको देखते हुए उनका करिश्मा वाला मामला तो है नहीं। अब तो पार्टी संगठन, देखिए असम में वोट है कांग्रेस का अभी भी,
वोट कांग्रेस का है, यूपी वाली स्थिति नहीं है असम में। यूपी में तो वोट ही खत्म हो गया कांग्रेस का, असम में वोट है, अभी भी कांग्रेस वहाँ नंबर 2 की पार्टी नेता है। सारे बीजेपी में आ गए। नेता बीजेपी में आ गए हैं या जो हैं भी वो कितना कर पा रहे हैं, लेकिन अब उस वोट को क्या इस हद तक ले जाएं कि वो जो है सीट में कन्वर्ट हो जाए और सरकार बन जाए। तो एक स्ट्रेटजी जो कांग्रेस ने बनाई है कि तमाम छोटे और आंचलिक दलों से जो गठबंधन किया है, कि जो 2-2, 3-3 जिलों की पार्टियां हैं उनके साथ जो गठबंधन किया है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट और उनका वोट कुछ चमत्कार कर सकता है। अब कितना कर पाएगा पता नहीं, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोगों का भी फीडबैक है या फील है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कंफर्टेबल स्थिति में है और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस कितना कर पाएगी, क्या कर पाएगी, चुनाव बाद पता लगेगा। कई बार आश्चर्य भी होते हैं, कई जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था 2018 में, हर आदमी ये 2022 में 23 में है, हरियाणा में हुआ, दोनों जगह हुआ। और छत्तीसगढ़ में तो इसलिए, ये छत्तीसगढ़ की तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ भी रूलिंग कांग्रेस थी, यहाँ रूलिंग बीजेपी है, और लग रहा था जैसे कि कांग्रेस तो बिल्कुल केक वॉक है वहाँ। और हालत नहीं, हरियाणा में अपोजिशन में थी, मैं सरकार की तुलना कर रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को लेकर के उस नाते। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अभी तक की जो अपरेंट स्थिति है उसमें वो तमिलनाडु की स्थिति, वहाँ लड़ाई तो सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही है। बीजेपी वहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और एआईडीएमके के सहारे। अब जैसे उनका टिकट कट गया अन्नामलाई का, अब चूंकि अन्नामलाई कोयम्बटूर में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, नहीं जीत पाए, एक अच्छा चुनाव लड़े थे, और एक समय तो पूरी बीजेपी तमिलनाडु के अन्नामलाई के इर्द गिर्द थी। अब अन्नामलाई को एकदम किनारे कर दिया, यंग नेता नए और बिल्कुल फायरी, लेकिन चूंकि एआईडीएमके के साथ उनका इक्वेशन ठीक नहीं है। अब उनका टिकट काट के बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि वो द्रविड़ राजनीति जो वहाँ है, चूंकि अन्नामलाई उसके खिलाफ बोलते रहे, वो तो पेरियार के खिलाफ भी बोल गए थे, तो उसको बीजेपी जो है मैसेज दे रही है कि भाई नहीं, हम तो द्रविड़ राजनीति के पक्ष में हैं। बीजेपी में इस मामले में ये एक आर्ट है कि वो स्थानीय जो समीकरण है और मुद्दे हैं उनके साथ, और नेशनल मुद्दे वो उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जैसे उत्तर भारत में वो गो हत्या विरोधी पार्टी है, लेकिन आसाम, अरुणाचल, गोवा सब जगह गाय जो है मुद्दा ही नहीं है वहाँ। विजय तमिलनाडु में कितना इफेक्टिव? क्या चीज? विजय तमिलनाडु में कितना? विजय का फैक्टर जो है वो अभी उसको असेसमेंट बहुत जरूरी है कि विजय का जो फैक्टर है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा टीवी की का, क्योंकि अगर विजय का फैक्टर जोर कर गया तो हो सकता है हंग असेंबली भी हो जाए, और ऐसी स्थिति में फिर विजय किंग मेकर हो सकते हैं। तो ये चूंकि मैं तमिलनाडु गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत मतलब अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और चूंकि तमिलनाडु में पहले रोटी पलटने वाली बात थी, लेकिन 2016 में वो बदल गई थी, एआईडीएमके रिपीट कर गई थी। तो अगर डीएमके रिपीट भी कर जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआईडीएमके के अंदर भी बहुत दिक्कतें हैं। पनाली स्वामी जिस तरह डीएमके में गए हैं छोड़ करके, उनका एक समर्थक वर्ग चला गया है। पनीर सेल्वम को के अंदर और दिनाकरन, बहुत सारे वहाँ भी आंतरिक झगड़े झंझट हैं। तो टीएमके के खिलाफ कोई वैसा नैरेटिव एआईडीएमके नहीं क्रिएट कर पा रही है जिससे वो बहुत बड़ी चुनौती दे सके। तो इसलिए तमिलनाडु को मुझे लगता है कि थोड़ा डीएमके का अलायंस कंफर्टेबल है, सब्जेक्ट टू टीवी के। सर मैं चाहूंगी इस बार भी आप ममता और बंगाल पर ही रहें। पिछली बार मालदा की हिंसा पर आपने बात की, पर ममता बनर्जी एक ऐसी नेता जो मतलब छोटे से छोटा मुद्दा हो तो जनता के बीच में पहुंच जाती हैं, वो सड़क पर बैठ जाती हैं, आंदोलन करने लगती हैं, वो अपने लोगों को जिस तरीके से बांध के रखने का प्रयास करती हैं। ये चुनाव जिस तरीके से उनकी चिढ़ दिख रही है, वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट तक चली आती हैं, वो अमित शाह को सीधे चुनौती दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीधे अमित शाह को ममता बनर्जी को कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या ममता बनर्जी फिर वो फैक्टर हैं जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती तीसरे टर्म में भी साबित हो सकती है? नहीं, ममता बनर्जी तो शुरू से चुनौती बनी हुई है। पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अलग तरीके से लड़े, जो भाजपा का स्टाइल है उसी स्टाइल में लड़े, पूरी ताकत झोंकी, प्रभारी मंत्री बनाए, जो स्थानीय पकड़ थी जिन नेताओं की, कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ भेजा, उनके ससुराल वहाँ की है, दूसरे अन्य नेताओं को वहाँ लगातार लगाया, उनके आईटी सेल के प्रमुख वहाँ बने रहते हैं, उनके सारे बड़े नेता वहीं पर बने रहते हैं। वो दोनों चुनावों की रणनीति में वहाँ के पाले से इधर लाना, जो वॉशिंग मशीन वाली बात होती कि यहाँ धुल जाएंगे तो साफ हो, ये सारे साम दाम दंड भेद के खेल पिछले 2 चुनाव में हो चुके हैं, और उसके बावजूद वो ममता को नहीं हरा पाए। तो इस बार उनके पास 2 ही चीज़ें थी, एक तो एसआईआर और एक ध्रुवीकरण। एसआईआर और ध्रुवीकरण को लेकर वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। इसलिए जो मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे लगता है कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी या तो ये मान चुकी है कि इतना जोर लगाकर भी हम यहाँ पहुंचेंगे, या फिर उनके पास कोई इस तरह की अन्य रणनीति है अंदर खाने जो काम, और उसका थोड़ा परेशानी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी दिक्कत ममता बनर्जी की पेशानी पर दिखाई देती है। उनके माथे की शिकन ये बताती है कि वो जानती है कि किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं ले सकती। जहाँ तक आपने कहा कि वो पब्लिक के बीच जाने वाली नेता नहीं होती, तो भाजपा के इतने ताकत और इतने प्रयत्नों के बाद भी वो सत्ता में बनी नहीं रहती। जैसे हर राजनेता को पता होता है कि उसको सब कुछ करना है लेकिन अपने वोट बैंक को नहीं छोड़ना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कहे, आखिर जब 240 हो गया तो वापस उसी दलित राजनीति की तरफ उसी तरीके से मुड़ना पड़ा जिस तरीके से वो शायद बीच में उस तरफ जाना छोड़ चुके थे। उनको झटका लगा तो ऐसे ही ममता बनर्जी को पता है कि चाहे उनके खुद के मूल्य कुछ भी हों, अगर वो वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जाकर अपनी दबंगई वाली छवि को कायम रखकर, जैसे बीच में एक बात हुई थी ना, अपन ने कहा कि ममता बनर्जी, मैंने कहा ममता बनर्जी नहीं जाती, विरोध नहीं करती, तब मुझे आश्चर्य होता। वो उनका स्टाइल है, वही उनका यूएसपी है। मैंने कहा पिछली बार वो प्लास्टर चढ़ाकर भी खेला होवे वाली, लेकिन इस बार वैसा कुछ स्टंट, आज ये मालदा की घटना हो गई है इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इसको अगर आप साइड में रख दीजिए तो कोई बड़ा स्टंट जो बंगाल के चुनाव की पिछले 3-4 चुनावों से पहचान बन चुका था, वैसा कोई बड़ा स्टंट, वैसी कोई धमाकेदार आमने सामने वाली लड़ाई दोनों तरफ से नहीं दिखाई देती, जिस पर आप अभी शुरुआत में चर्चा भी कर चुकी हैं कि वो मोदी बनाम ममता बनर्जी होने से उसको बिल्कुल उससे रणनीतिक तरीके से बचाया गया है। तो इस सब के पीछे भाजपा की मंशा क्या है कि वो ये मान चुके हैं कि इतना जोर लगाकर भी हम इतने या वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ा लेंगे तो भी कामयाबी होगी और उसको फिर आगे लोकसभा में देखेंगे। अभी इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी दो ही मुद्दों से चिंतित है। अगर पूरा ध्रुवीकरण होता है और स्पष्ट ध्रुवीकरण होता है और कुछ लोग जो इस तरह की राजनीति से परेशान है वो सारे इस तरफ आ जाते हैं बीजेपी में, तो उनकी दिक्कत बढ़ेगी। और एसआईआर में अभी भी अंतिम आंकड़ा तय नहीं है, जबकि 23 और 29 को वहां पर वोटिंग होनी है, पर अंतिम आंकड़ा अभी भी तय नहीं कि कितने वोट कटेंगे और जो कटेंगे वो किस सीट पर कितना प्रभाव डालेंगे। इसीलिए इस अनिश्चितता के कारण दोनों तरफ से ही चुनावी मैदान में अलग तरह की रणनीति इस बार दिखाई दे रही है। और जब यह आंकड़ा सामने आ जाएगा तब हम और थोड़ा कह सकते हैं कि ये किसको ज्यादा परेशान करेगा। मैं लास्ट में चाहूंगी ओवैसी और मुसलमान वोटर का फैक्टर भी आप थोड़ा सा ऐड कर दें। ओवैसी कितना परेशान करेंगे या कर रहे हैं ममता बनर्जी? ओवैसी जहां भी जाते हैं तो वो जिसका कांग्रेस का अगर मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो कांग्रेस डर जाती है, सपा का मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो डर जाती है। बिहार में भी हमने ये देखा, वो हर जगह जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक किसी क्षेत्रीय दल के अधिकार में और ओवैसी की एंट्री होती है, तो मैं फिर से कहूंगा कि ओवैसी की एंट्री से स्थानीय जो दल है जो उस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहा था वो परेशान होता और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देता। क्योंकि अगर वो वाले वोट कटते हैं तो ओवैसी के पास जाने से अगर इधर से जो वोट कम पड़ रहे थे भाजपा को तो उसका फायदा होगा। ये स्पष्ट एक वोटों का गणित समझ में आता है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा चुनावी या रणनीतिक समझ की जरूरत नहीं। इस बार वो कितना करेंगे बंगाल के चुनाव में, मैं फिर से कह रहा हूं, जो एसआईआर में वोट हटेंगे वही ओवैसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो एसआईआर में कितने वोट हटेंगे और किस सीट के कितने हटें, भाई 43 लाख भी अगर बचे हुए और 43 लाख भी हटने हैं या 23 लाख हटने, कुछ अभी अंतिम वो जो हट रहे हैं वो किस सीट से कितने हट रहे हैं। और राकेश जी के पास आंकड़े ज्यादा होते हैं, क्यों राकेश जी? नहीं, और सिर्फ वही वोट हट रहे हैं, मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं ना इसमें। हाँ, जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा हो रही वो पैदा हो रही 9 डिस्ट्रिक्ट पे। जिन 9 डिस्ट्रिक्ट पे पिछले 10 साल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बढ़े हैं, सबसे बड़ी परेशानी तो आप देखेंगे कि उनमें एक मालदा भी है, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये पॉकेट जो है 9 डिस्ट्रिक्ट का, यही 9 डिस्ट्रिक्ट की करीब 80 सीटों को हम ये मान के चलते हैं कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ती हैं तो उनकी गिनती 80 के बाद शुरू होती है। 80 वो अपना मान के ही चलती है, वो 80% 80 सीटें अपना मान के चलती है और 81 से गिनती होती है। तो इस बार का जो समीकरण अभी जयदीप जी भी बता रहे थे, इस बार का समीकरण कहीं ऐसा ना हो जाए कि 20 से 25 सीटें घट जाए और ममता बनर्जी जी को 50 से गिनती करनी पड़े। तो यदि 30 सीटों का समीकरण बिगड़ा, वही सबसे बड़ा खेल होगा। तो और इन्हीं सीटों पर ओवैसी क्या कर पाते हैं? ओवैसी क्या कर पाते हैं? अब आप भवानीपुर सीट पे देखिए, भवानीपुर सीट आसान नहीं रही ममता बनर्जी के लिए। भवानीपुर में गया हुआ हूं, वहां 2 तरह के आपको परिदृश्य दिखाई देंगे, एक पुराना कोलकाता, एक नया। तो नए कोलकाता का जो बसाहट है वो ममता बनर्जी की पकड़ से बाहर है और पुराना पूरा ममता बनर्जी के साथ है। वहां 47,000 वोट कर चुके हैं एसआईआर में
और वो पुराने कोलकाता वाले इलाके में कटे, यानी मूल भवानीपुर, काली घाट, वो वाला पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला जो उनका स्ट्रांग होल्ड रहा, स्ट्रांग होल्ड रहा। और आज भी ममता बनर्जी अपने घर में रहती हैं, पतली गलियों से जाइए आप, तो उनका वहाँ प्रभाव है। लेकिन नए वाले में शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता भी प्रभावी साबित हो रहा है। तो भवानीपुर सीट को लेके भी ममता बनर्जी की एक चिंता है। अलग से चर्चा करूंगी इस पे आपके, मैं ठीक है मैम, ऐड करिए, मैम ऐड करिए। आपने जो ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी की बात की, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का वोटर ये देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है कि अगर ममता हारती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। तीसरा कोई उसमें फैक्टर नहीं है। तो ये देखना होगा कि वो हराने के लिए ममता को वोट कर रहा है या ममता की सरकार वापस लाने के लिए वोट कर रहा है, क्योंकि बनेगी फिर ऑल्टरनेटिव बीजेपी की सरकार, ये क्लियर है आज की डेट में। सीपीएम या कांग्रेस कहीं पिक्चर में है ही नहीं। तो ओवैसी को या हुमायूं कबीर को कितनी सफलता या बहुत बड़ा असफलता factor आप नहीं मिलेगी, देखते। वो इसी पे डिपेंड करेगा। और हम मान के अगर चलें कि ममता का जो कोर वोटर है उसमें मेजॉरिटी बहुत बड़ा तबका मुस्लिम वर्ग से है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो बीजेपी की सरकार वहां चाहते हैं या वो ममता को वापस लाना चाहते हैं। ये देख के ही वो ओवैसी या कबीर को कंसीडर करेगा। दिलचस्प। इसी में एक लाइन में जोड़ दे रहा हूं जी जी सर, जोड़ दे मेरे पास। कि ये ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो फैक्टर है या इस तरह के जो भी फैक्टर होते हैं, उनका ज़्यादा असर उन सीटों पर पड़ता है जहाँ हार जीत मार्जिनल उस पर होती है। मान लीजिए 1500 वोट से हार जीत का अंतर रहा पिछले उसमें, और वहाँ ये अगर 1500-2000 वोट काट ले गए तो उस पर असर दिखेगा। वो लेकिन जहाँ 20,000, 25,000, 40,000, 30,000 से हार जीत है, वहाँ उतना असर नहीं पड़ता। तो ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इन्हें इस बार जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी गेम को शुरू किया है। वह बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असम में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बदरुद्दीन को पूरी तरह समर्थन किया और उनके समर्थन में जाकर के चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट ये है कि मुस्लिम नेतृत्व को जगह जगह पर उभारा जाए और वो फिर साथ आकर के एक बड़े नेता मुस्लिमों को देश में बने। वो उसी टारगेट को लेकर के बंगाल में गए हैं, उसी टारगेट को लेकर के वो असम में गए हैं। तो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी अगर दोनों मिलकर के डेंट मारेंगे तो वो निश्चित रूप से ममता के वोट बैंक में डेंट मारेंगे, और निश्चित रूप से वहाँ से नेतृत्व तो मुसलमानों का उभर कर आएगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। और इससे फायदा भाजपा को होगा। हर जगह हुआ है, बिहार में भी हुआ है और भी महाराष्ट्र में भी हुआ है, तो वहाँ पर भी होगा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं और वो कामयाबी उनको बंगाल में भी मिल सकती दिखाई पड़ सकती। तो फिलहाल इसी के साथ खबरों खिलाड़ी में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया खबरों खिलाड़ी देखने के लिए, उसे इतना पसंद करने के लिए, उसे इतना शेयर करने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।